नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम आधुनिक भारत का इतिहास सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने भारत में शिक्षा का विकास चैप्टर अभी देखा और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने पढ़ा। इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए सबसे पहले मदरसा स्थापित किया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ, तो कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल। शुरुआत ही जो है पश्चिम बंगाल से की है इन्होंने, अंग्रेजों ने। तो पहला मदरसा इन्होंने कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया। ठीक है। 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है, यहाँ पे पूछा गया। तो विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी? सर विलियम जोन्स ने। 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में फिर एक क्या है, प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। तो प्रथम संस्कृत कॉलेज कहाँ खोला गया? बनारस में। और किसने खोला था? जोनाथन डंकन ने, 1791 में। प्रश्न संख्या 3, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने देखा बनारस में 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा प्रथम संस्कृत स्कूल खोला गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। प्रश्न संख्या 4, कथन ए है और कारण दिया गया है यहाँ पे। कथन पढ़ लेते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी, ये तो बात सही है। और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि विलियम जोन्स इसके अध्यक्ष नहीं, अस्वीकार कर देता अध्यक्षता के लिए। तो शायद ये तो गलत है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। कारण आर, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, तो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो एशियाटिक सोसाइटी है, वारेन हेस्टिंग्स के काल में विलियम जोन्स, जो विलियम जोन्स थे, उनको अध्यक्ष बनाने के लिए उन्होंने अस्वीकार कर दिया था वारेन हेस्टिंग, क्योंकि वारेन हेस्टिंग खुद जो है एक प्रखर समर्थक था संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करने। देख लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पे कहा ए और आर दोनों सही हैं। ए राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं। आर कथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री में आया क्वेश्चन, इसका ध्यान रखेंगे। वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, सही बात है। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान, प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, क्योंकि सबसे पहले मदरसा जो है कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स ने खोला था, जिसमें अरबी, फारसी, उर्दू की जो है शिक्षा दी जाती थी। अब जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था वारेन हेस्टिंग्स, उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ओके, तो ये यहाँ पे जो पहला जो दिया था कथन, उसमें ये बोला गया था कि विलियम जोन्स ने जो है पक्ष रखा था
वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने कि आप इसकी अध्यक्षता करो, किसकी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, क्योंकि खुद जो है वो खुद एक विद्वान था हेस्टिंग्स, इसलिए। लेकिन क्या है, हेस्टिंग्स ने अस्वीकार कर दिया था, ये बोला जा रहा है बाकी कुछ। चार्ल्स विल्किंस, नथानियल हेल्डहेड, जॉनथन डंकन आदि ने वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रश्रय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, ये पहले बता चुका हूँ, भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया गया था, ठीक है। और इसकी प्रस्तावना भी ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना किसने लिखी थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी, प्रियम्बल जो है। प्रश्नानुसार कथन में दो बातों का जिक्र है, ठीक है। पहला है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। दूसरा है वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना। वहीं कारण में उसका स्वयं विद्वान होना तथा प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है, ठीक है। यहाँ प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित कथन की दोनों बातों का कारण होना पुष्ट करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो सिंपल सी बात है, कथन में ये बोला गया है, जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी विलियम जोन्स ने, तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने जो है प्रस्ताव रखा कि आप इसके अध्यक्ष बन जाए। और क्यों रखा, लेकिन जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने अस्वीकार कर दिया था। अब ये जो है कारण में ये दिया गया है क्यों रखा, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं जो है एक प्रखर विज्ञान था, विद्वान था, संस्कृत फारसी इन चीज़ों को पढ़ना चाहता था, प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता था, ये रखा था, बस यही बात है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। यहाँ पे बोला गया है पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसको प्रदान की गई थी, तो माइकल मधुसूदन दत्त, इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। माइकल मधुसूदन दत्त को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई, ठीक। माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता। एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि की गई थी। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अभी हम देख सकते हैं चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी, हेस्टिंग्स ने लिखी थी, ठीक है। बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो यहाँ पे बोला गया है कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है शकुंतलम, उसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो सर विलियम जोन्स ने। ये ध्यान रखेंगे, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी है, विलियम जोन्स ने ही शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर विलियम जोन्स हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, ठीक है। इसकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है, विलियम जोन्स ने। प्रश्न संख्या 8। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। ये कह रहे हैं स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि जब भारत के आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश सरकार थी,
वो आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना चाहती थी, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, यही कथन वैसे सही होना चाहिए, यही राइट आंसर है। फिर दूसरा देखिए, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल नहीं, संस्कृति को बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वो राजनीतिक जिम्मेदारी भी ले सके, राजनीति में तो बिल्कुल भाग लेना नहीं चाहते थे अंग्रेज। ऊपर में से कोई नहीं, तो ये तो तीनों ही गलत है। मेन चीज कहा था कि जो उनके नीचे वाले पद हैं, ठीक है, उनके लिए, उन पदों के लिए वो शिक्षित भारतीयों को चाहते थे, बस ये है, अपनी प्रशासनिक इकाई को चलाने के लिए। ठीक है, ये राइट आंसर है। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता, है ना। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की ओर बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा एक्ट है, अधिनियम है, जिसने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए। तो वो चार्टर एक्ट 1813, ये है चार्टर अधिनियम, बी राइट आंसर होगा। चार्टर अधिनियम 1813 में सबसे पहले शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए रखे गए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यहाँ पे बोला, ये बोल रहे हैं कि वुड डिस्पैच की जो वुड डिस्पैच में जो भी चीजें दी गई थी, उनमें से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे पूछा गया। पहले तो समझिए, वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित था, शिक्षा से। तो पहला है सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट्स इन एड शुरू की गई थी। ठीक है, ये भी सही है। वुड डिस्पैच में जो है अनुदान देने की व्यवस्था की गई थी। दूसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो जो वुड डिस्पैच लाया गया था वो मेनली जो है उच्च शिक्षा के लिए लाया गया था। उच्च शिक्षा मतलब विश्वविद्यालयों की शिक्षा के लिए लाया गया था, कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, उच्च शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो दूसरा भी राइट है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। तो अंग्रेजी की सिफारिश नहीं की गई थी, सिर्फ उच्च शिक्षा में के लिए की गई थी अंग्रेजी की। ठीक है, वुड डिस्पैच में बोला गया था जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जो माध्यम होना चाहिए वो शिक्षण का केवल और केवल अंग्रेजी होना चाहिए, और किसी भी स्तर पर जो है अंग्रेजी के माध्यम की बात नहीं की गई थी। और जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई थी वुड डिस्पैच में। तो 1 और 2 सही होंगे, तीसरा गलत हो जाता है अपना आप ही। ठीक है, तो ए राइट आंसर होगा। तो वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष से चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में जारी किया गया था। ठीक है, वुड डिस्पैच कब, 1854 ईस्वी में। देखिए, इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। ठीक है, इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो जो वुड डिस्पैच है उसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। पाश्चात्य समझ रहे हैं, वेस्टर्न जो शिक्षा जो उनके यहाँ चलती है। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, उच्च शिक्षा को दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर, देखिए, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो।
या वो डिस्पैच में कहा गया था, केवल जो है धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, यहाँ पे ये बोला गया था वो डिस्पैच। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसी में की। सबसे पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान या सहायता देने की जो पद्धति चलाई गई थी वो वुड डिस्पैच में ही चलाई गई, ठीक है। और जो उच्च शिक्षण है, उच्च शिक्षा है, उसमें केवल केवल अंग्रेजी में शिक्षण दिया जाए, और लंदन में जिस प्रकार विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है उसी के तर्ज पर यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसमें एक बात और बोली गई थी कि इस जो है शिक्षा जो है धर्मनिरपेक्ष दी जानी चाहिए, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए इसे शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये वुड डिस्पैच की बात की जा रही है, ये भी शिक्षा से संबंधित था, आप जानते हैं, लेकिन शिक्षा में भी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाती है इसमें। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया है। वुड डिस्पैच एक, ठीक है। 100 अनुच्छेद वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा वुड। वो ये इसमें पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया था वुड डिस्पैच ने, अंग्रेजी में शिक्षण करना है, ठीक है। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देना है, ठीक है। और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर जो है यहाँ पे 3 जगह विश्वविद्यालय खोले गए। प्रश्न संख्या 12। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस चीज के विकास के लिए विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। वुड डिस्पैच, अगर आप वुड डिस्पैच की बात करेंगे तो उच्च शिक्षा, ठीक है। और अगर हंटर कमीशन की बात करेंगे तो प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, ये ध्यान रखें। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो हंटर आयोग जो बना था वो प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए बना था 1882 में। प्रश्न संख्या 13। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? अभी हमने देखा 1854 में सबसे पहले शिक्षा के विकास के लिए, उच्च शिक्षा के विकास के लिए केवल वुड डिस्पैच आया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया भारत में। उसके बाद ऐसे प्रयासों में फिर आया 1882 में, आपको पता है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन वही है जिसने एक व्यापक जनगणना करवाई थी भारत में। तो लॉर्ड रिपन एक अच्छा शासक था, प्रशासक था बोल सकते हैं आप इसको, प्रशासनिक था। तो लॉर्ड रिपन के टाइम में फिर हंटर आयोग, हंटर कमीशन आया, ठीक है, ठीक। और लॉर्ड रिपन ने ही सबसे पहले जो है एक प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की, शिक्षा आयोग की, भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की। मैंने मार दिया था, ठीक है, सॉरी। तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना करी, ठीक। तो इसी को जो है हंटर कमीशन भी बोला गया था, हंटर कमीशन। इस बात को समझेंगे कि ये जो हंटर कमीशन लाया गया था ये प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए लाया गया था, ठीक है। तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति की गई थी
वो की गई लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्ष 1882 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? अभी हमने देखा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी भारतीय शिक्षा आयोग की बात की जा रही है। तो नहीं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये अलग चीज है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। ठीक है। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1906 को। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, सैडलर आयोग संबंधित था। ठीक है, 3 आयोग बहुत ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आता है वुड डिस्पैच, फिर आता है हंटर आयोग, हंटर कमीशन, फिर आता है सैडलर आयोग। ये तीनों ही शिक्षा से संबंधित हैं। बस इनके बारे में चीजें हमेशा ध्यान रखने की, किस आयोग में किस स्तर की शिक्षा के बारे में विकास की बात की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी। तो सैडलर आयोग संबंधित यहाँ पे दिया है, देखो, न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो इसका सी राइट आंसर होगा, शिक्षा से। ठीक है। तो सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, याद है आपको, डिस्पैच, वो डिस्पैच आयोग के द्वारा। ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। तो इस कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावना के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए एक आयोग बना। ठीक है, इसका कैसे विकास किया जाए। डॉक्टर एम ई सैडलर उसमें क्या थे, इस लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उपकुलपति थे, सॉरी। ठीक, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। अंग्रेजों की जो नीति थी शिक्षा के प्रचार के लिए, वो कैसी थी, अधोमुखी निषिंधन प्रसार की थी। यानी कि जो शिक्षा दी जाए वो उच्च श्रेणी से नीचे नीचे निम्न श्रेणी को दी जाए, यानी कि जो उच्च लोग हैं उनको दी जाए, फिर वो छन छन कर नीचे आए। इनकी ये थी। ठीक है, क्योंकि ये क्या चाहते थे कि भारतीयों में एक ऐसे अंग्रेजी भारतीय समाज को विकसित की जाए जो उनकी प्रशासनिक, जो उनकी निचली प्रशासनिक इकाई है, उसको चला सकें। ठीक है, और उनका खर्चा बचे। तो इसीलिए शिक्षा के प्रचार में इन्होंने जो है अलग अलग जो है आयोग लेके आए। तो देखिए, इसी क्रम में जब हमने डिस्पैच देखा, वुड डिस्पैच, तो ये वुड डिस्पैच लेके आए। देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसको समझेंगे आराम से। ठीक, वुड डिस्पैच जब लेके आई है 1854 में, तो इन्होंने जो विशेष जो है शिक्षा के विकास पे जो प्रबल जोर दिया, वो दिया विश्वविद्यालय की शिक्षा पर। ठीक है, यानी कि इसकी उच्च शिक्षा पर विश्वविद्यालय, जो 12th के बाद होती है। ठीक है, और वो भी किस में देने के लिए, इंग्लिश में, समझ रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर लॉर्ड रिपन जब आए, लॉर्ड रिपन एक अच्छे प्रशासनिक थे और वो भारतीय समाज को अच्छे से समझते थे। लॉर्ड रिपन ने 1882 में क्या किया, हंटर कमीशन लेके आया वो, और फिर एक भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना करी। किसने, लॉर्ड रिपन ने। और उसके अध्यक्ष कौन थे, हंटर। तो हंटर कमीशन के नाम से आई फिर ये। ठीक है, अब मैंने बोला रिपन जो है एक अच्छे प्रशासनिक थे, तो उनका मानना था कि सबसे पहले नीचे से शिक्षा स्टार्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने जोर दिया प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर, और प्राथमिक शिक्षा पर भी जोर दिया। और इसमें यह भी कहा गया कि जो
प्राथमिक शिक्षा है वो अपने लोकल लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। किसने? लॉर्ड रिपन ने। और प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की 1882 में। फिर उसके बाद जब यहाँ पे वुड डिस्पैच में 3 जगह लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय खोले गए थे, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास पर, ठीक है? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास पर। अब भाई उच्च शिक्षा में विकास क्यों नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए एक सैडलर आयोग जो है इन्होंने फिर गठित किया। सैडलर आयोग, ठीक? उच्च शिक्षा में विकास के लिए। और इस सैडलर आयोग का ये मानना था कि अगर आपको उच्च शिक्षा में विकास करना है या इसका उच्च शिक्षा देनी है, उच्च शिक्षा में विकास करना है यानी विश्वविद्यालय में, तो आपको माध्यमिक शिक्षा पास करना पड़ेगा। ठीक है? समझ रहे? क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि हम ऊपर से शुरू करें, फिर नीचे पहुँचे। ठीक है? तो अगर आपको उच्च शिक्षा में विकास करना है तो माध्यमिक शिक्षा में विकास करना पड़ेगा, और माध्यमिक शिक्षा में विकास करना है तो आपको प्राथमिक शिक्षा में विकास करना पड़ेगा। समझ रहे? सैडलर आयोग को ये मानना था। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, जैसे कि वुड डिस्पैच जो है 1854 में आया था, ये उच्च शिक्षा के विकास के लिए था। इसने अंग्रेजी माध्यम को जो है बनाया उच्च शिक्षा के विकास के लिए। फिर जो हंटर कमीशन आया वो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लिया गया, और ये इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया। फिर सैडलर आयोग जो आया था वो उच्च शिक्षा के विकास के लिए आया था, जो विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जा रही है उसके विकास के, उसके अध्ययन के लिए आया था। और सैडलर आयोग का ये मानना था कि अगर आपको उच्च शिक्षा में विकास करना है तो आपको माध्यमिक शिक्षा में विकास करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ठीक है? प्रश्न संख्या 16, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? तो 1917, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, सन बहुत याद रखने, 1854, 1882 और 1917। यहाँ पे जो है जितने भी 3 आयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं ये भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए। 1854 में आप देख चुके हैं डिस्पैच, 1882 में हंटर कमीशन, और 1817 में सैडलर आयोग। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये 3 चीज़ें, 3 जो है आपको बिल्कुल याद रखनी है, डिस्पैच, हंटर आयोग और सैडलर। प्रश्न संख्या 17, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने क्या किया, 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करी, विश्वविद्यालय आयोग बनाया। उसमें उन्होंने 2 भारतीय लिए। तो वो 2 भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक तो वैसे भी नहीं हो सकते, ये तो गर्म दल के थे। गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, ये भी नहीं हो सकते, रास बिहारी बोस तो वैसे ही गर्म उसके दल के थी। तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी नहीं है। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों का नाम याद रखेंगे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, तो जब 1902 में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था उसमें 2 भारतीय सदस्य लिए थे, हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है? ठीक। तो लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रेले की। ठीक है, इस आयोग के सदस्य में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया था। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में पारित हुआ। और किसके टाइम पीरियड में पारित हुआ, ये भी याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। ठीक है, अब विश्वविद्यालय अधिनियम मतलब कानून, तो विश्वविद्यालय कानून बनाने के लिए एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करी। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1902 में। और उस विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रेले थे। और इसमें 2 भारतीय, ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। ठीक है, इनका नाम याद रखिए। प्रश्न संख्या 18,
लॉर्ड मैकाले संबंधित है, ठीक है? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, ये हमेशा ध्यान रखें। मेन चीज़ क्या है, जो शिक्षा में अंग्रेजीपन जो लेके आया गया, लैंग्वेज जो लेके आया, ये मेन कारण यही था, लॉर्ड मैकाले था, यही है, ठीक है? तो सी राइट आंसर होगा। तो अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी भारत में यही इसी को बोला जाता है, लॉर्ड मैकाले को, ठीक है? जो और कॉन्वेंट स्कूल देख रहे हैं, सारी जो है इंग्लिश में ये पढ़ाई जाती है, सब ये मैकाले की देन है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य, इसमें कानून विधि सदस्य भी थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया था, ठीक है? और मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था, ये ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 19, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है क्या? देखिए, अंग्रेजों का मानना था, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो है, अंग्रेजों का मानना था कि अगर शिक्षा का विकास करना है, तो शिक्षा मतलब भारत में शिक्षा पद्धति चलानी है, तो उच्च स्तर से निचले स्तर तक जाए, यानी कि जो उच्च लोग हैं, उच्च सामाजिक लोग हैं, ठीक है, जो उनके पक्षधर होते थे, उनको शिक्षा दी जाए, फिर उनसे शिक्षा छन-छन के निचले स्तर पर आए, निचले सामाजिक स्तर पर आए। इसे इसे ही को अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत बोला गया, यानी कि द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। तो ये मेनली शिक्षा से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित। इस सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, ठीक है, और इस वर्ग से छन-छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। मैकाले का ये कहना था, मतलब पहले उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, फिर वो जो है निचले स्तर को शिक्षा पहुंचाइएगी, ये माना गया है। प्रश्न संख्या 20, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकाले आप देख चुके हैं, ठीक है, यही मेनली अंग्रेजी शिक्षा के जनक भी यही है भाषा में, मैकाले। प्रश्न संख्या 21, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम याद रखेंगे हमेशा, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे एक विधि सदस्य थे मैकाले, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, ये मैकाले ही जो है आधुनिक शिक्षा की नींव पढ़ने वाले बहुत माने जाते हैं। तो 1835 का जो स्मरण पत्र था मैकाले का, उससे जो है आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, ये ध्यान रखेंगे। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये देख चुका हूँ। मतलब वो इतनी तुच्छ अपने मानसिक व्यवस्था, मानसिक स्थिति रखता था भारत की शिक्षा के लिए, कि उसने ये कथन दिया। आप ये कथन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मैकाले ही मेनली आधुनिक शिक्षा का था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया था, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किससे या किसने भारतीय अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो यहाँ पे दिया है 1813 का चार्टर एक्ट, नहीं जनरल ऑफ पब्लिक, ये भी नहीं, प्राच्यम आंग्ल विवाद। यहाँ पे 1 2 3 बोला है, तीनों ही सही है बोला है, ठीक है। आईएएस में आया, तीनों ही पढ़ लेते हैं, डी राइट आंसर होगा इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया। जो हमारे यहाँ चलता था, जो है, जो ओरिएंटल शिक्षा, मतलब जो हमारी शिक्षा थी, उसको हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए आप 1 लाख रुपए दिए थे, ठीक है, तो सारे संबंधित है। फिर 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी
शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। ठीक है, ये भी उससे संबंधित है। तीनों ही संबंधित है। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम माना। ठीक है, तो भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो, एल्फिंस्टन, एस.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व करता थे। ठीक है, जी। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम प्रश्न संख्या 23 आगे देखेंगे। धन्यवाद।